ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें आगे आपको विस्तार से हम दिखाएंगे। देखिए, मौलाना मदनी ने स्कूलों में जिहाद का पाठ पढ़ाने की दलील दी है। बीजेपी बोले देश को जिहाद और मदनी की दोनों की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया। शिक्षकों ने मिठाई बांटकर इस पर जश्न मनाया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कोयला खदान के मुद्दे पर हिंसक झड़प हो गई। पथराव हुआ जिसमें 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। विपक्ष के ऐतराज के बाद सरकार ने संचार साथी ऐप की अनिवार्यता का आदेश वापस ले लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले जनता के फीडबैक पर संशोधन को तैयार है सरकार। अब विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में भी बूम बैरियर लगा है या फिर आप बूम बैरियर वाली सोसाइटी में आते जाते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि बूम बैरियर से होने वाले खतरे से बचा जा सके। बूम बैरियर नीचे आया और हो गया एक्सीडेंट। बूम बैरियर से स्कूटी सवार का चेहरा टकराया और वो आगे जाकर गिर गया। हादसा कैसे हुआ आप जरा वो समझिए। कार से निकलने के लिए बैरियर ऊपर हुआ, कार तो निकल गई, बैरियर अभी भी खुला था। स्कूटी सवार ने यहीं पर लापरवाही की और बूम बैरियर की अनदेखी करते हुए निकलने की कोशिश की। गलती यहां बूम बैरियर चलाने वाले उस गार्ड की भी है जिसने इतनी देर तक बूम को ऊपर रखा जिससे स्कूटी सवार को उसके ऊपर ही रहने का भ्रम हुआ और वो बैरियर से टकरा गया। ऐसे में कभी भी बूम बैरियर से गुजरें तो जरा सावधान होकर। गोवा में कार चला रहे शख्स ने एक युवक को बुरी तरह से कुचल दिया। हादसे की तस्वीरें पास में लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई जो अब काफी तेजी से वायरल हो रही है। ये युवक कुछ समझ पाता उससे पहले बैक गियर में आती हुई कार ने इसे जोरदार टक्कर मार दी। पहली टक्कर के बाद ही युवक दीवार से टकराते हुए जमीन पर गिर गया। इसके बाद कार ने इसे दोबारा टक्कर मारी और युवक चीखने लगा। इस खौफनाक टक्कर कांड के बाद कार चला रहा शख्स बाहर निकला और ऐसे बर्ताव करने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद गुस्साए लोगों ने इसकी धुनाई कर दी। कार के आगे मारपीट होती रही और युवक दीवार के सहारे काफी देर तक दबा रहा। अब इस हादसे को दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखिए। युवक पहले थोड़ी दूरी पर खड़ा था और जैसे ही 5 कदम आगे बढ़ा कार ने उसे कुचल दिया जबकि दूसरा शख्स वहां से हट चुका था। इस विवाद की शुरुआत तभी हो गई थी जब कार चला रहे शख्स ने सड़क किनारे खड़ी इस बाइक में टक्कर मारी। बाइक में टक्कर मारने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और तभी युवक ने भागने की कोशिश की और बैक गियर में ही उस युवक को कुचल दिया। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कार सवार ये युवक नशे में था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की एक कोयला खदान में पुलिस और पब्लिक के बीच संग्राम छिड़ गया। गांव वाले कोयला खदान विस्तार का विरोध कर रहे थे और इसी को लेकर वहां प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने हटाने की कोशिश की तो खदान वाला ये इलाका जंग का मैदान बन गया। अचानक पुलिस पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगा मानो पत्थरों से दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ पब्लिक। उधर से लाठी डंडे और पत्थर चल रहे थे तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। कुछ ही देर में भारी भरकम पुलिस फोर्स के 40 से ज्यादा जवान घायल हो गए। कुछ गांव वाले भी जख्मी हुए। पूरा मामला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अमेरा कोल खदान का है। 2016 में आसपास के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब जब खदान पर काम शुरू होने वाला है तो ग्रामीण अपनी जमीन वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा तो ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। काफी देर की कोशिश के बाद हालात कंट्रोल में आए, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत किसी से भी छिपी नहीं। खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों का सब्र कई जगहों पर टूटा तो कहीं कहीं पर अधिकारी इतने परेशान हो गए कि उन्होंने खाद लेने आए लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। ये निर्लज्ज घटना हुई मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जहां कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान नायब तहसीलदार मैडम इतनी खफा हो गई कि उन्होंने एक लड़की को थप्पड़ ही जड़ दिया।
थप्पड़ के बाद अधिकारी ने महिलाओं को बाल खींचकर भी मारा। अधिकारी का गुस्सा झेलने वाली लड़की ने भी अपना पक्ष रखा। हमने मैम से कहा, मैम हमें टोकन चाहिए, हमें खाद लेना, मैं 4 हफ्ते से आ रही हूँ। बोलती हाँ मिलेगा, और वो मारने को करने लगी, मेरे एक थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़बाजी का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस भेजा है। खाद के लिए भटक रहे लोग कई जगहों पर सरकारी कर्मचारियों से उलझ रहे थे। मध्य प्रदेश के गुना में भी यही हाल रहा। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां खुद मैदान में उतरे हैं। गुना में महिलाओं के साथ बच्चे और बुजुर्ग भी खाद के लिए सड़क पर भटकते हुए दिखाई दिए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को खाद के काउंटर पर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर टोकन लेने की कोशिश करनी पड़ी। कई जगहों पर तो कर्मचारी भी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि गालियों पर उतर आए। गुना में खाद न मिलने से नाराज लोगों के बीच केंद्रीय मंत्री सिंधिया खुद पहुंचे। अब सिंधिया भी मान रहे हैं कि पर्याप्त जानकारी न होने से अव्यवस्था हो रही है। ये साफ साफ है कि वर्तमान में खाद की स्टॉक पर्याप्त, यूरिया की नहीं पर बाकी खाद की स्टॉक पर्याप्त, ये भी सूचना जनता के समक्ष होना चाहिए। गुना में प्रशासन को निर्देश है कि वो किसानों से इज्जत से पेश आएं। मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा विधानसभा तक गूंज रहा है। कल विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर किसानों की खाद पर बात हो रही थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने साथ एक नकली चिड़िया और खेत लेकर आए थे। चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत के जरिए उन्होंने प्रदर्शन किया। बस सुनिए, चिड़िया चुग गई खेत, ये सरकार की वो चिड़िया है, मोटी चिड़िया जो कमीशन खा खा के मोटी हो गई। खाद के लिए भटक रहे किसानों के साथ हुई बदसलूकियों को भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया। उनके कर्मचारी किसानों को गालियां दे रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। इस सीजन में मध्य प्रदेश को डीएपी खाद 8,92,000 मैट्रिक टन मिला, लेकिन वो कई जिलों में नाकाफी साबित हो रहा है। यूपी के सहारनपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात युवक ने जैन कॉलेज के अंदर घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई। बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर हाजीपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। भीड़ तंत्र ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। भीड़ ने न सिर्फ मानसिक रूप से बीमार एक युवक को बेरहमी से पीटा, बल्कि उसे छत से नीचे फेंक दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। छत से नीचे गिरने के बाद भी लोगों ने उसे पीटा, सड़क पर घसीटा और कुत्तों से भी कटवाया। हैरानी की बात यह है कि वहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी, लेकिन लोग बीच बचाव की जगह वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। आरोप है कि मानसिक रूप से बीमार युवक ने एक शोरूम का शीशा तोड़ दिया था और एक हथियार लेकर घूम रहा था, जिसके बाद भीड़ ने उसे पकड़कर जो सजा दी वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। प्राप्त आवेदन के अनुसार हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर चिन्हित करते हुए लोगों पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन हाजीपुर के सबसे व्यस्त इलाके में हुई इस घटना ने कानून व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। ऐप बेस्ड कैब सर्विस सेक्टर में ओला, उबर और रैपिडो जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए एक देसी कंपनी मार्केट में उतरी है। इस कंपनी, जिसका नाम भारत टैक्सी है, कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता मॉडल पर काम करने वाली भारत टैक्सी का दावा है कि वो पूरी तरह कमीशन फ्री राइड सुविधा देगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहक जो किराया देंगे वो पूरी तरह ड्राइवर की जेब में ही जाएगा, जबकि दूसरी कैब कंपनीज ड्राइवर से 20 से 25% कमीशन वसूलती हैं। ड्राइवरों को जब कमीशन नहीं देना पड़ेगा तो ग्राहकों का किराया भी कम हो जाएगा। भारत टैक्सी से जुड़े ड्राइवर्स को कमीशन की बजाय मामूली रकम मेंबरशिप फीस के तौर पर भरनी होगी। फिलहाल भारत टैक्सी को दिल्ली और गुजरात के सौराष्ट्र में लॉन्च किया गया। सिर्फ 10 दिनों में 51,000 से ज्यादा ड्राइवर इस कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। भारत टैक्सी ऐप सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तहत काम करता है, जिसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और आईटी मंत्रालय का समर्थन हासिल है। देखिए, इस ऐप से जुड़ा हर ड्राइवर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर और शेयर होल्डर है और साल के अंत में कोऑपरेटिव इसमें होने वाले मुनाफे में ड्राइवर्स को भी हिस्सा मिलेगा। भारत टैक्सी ऐप अभी गूगल प्ले पर उपलब्ध है और जल्द ही इसका iOS वर्जन भी आने वाला है।
वाराणसी का बीएचयू कैंपस उस समय युद्ध का मैदान जैसा बन गया जब बिरला हॉस्टल और प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवान आमने सामने आ गए। मामूली सी बहस से शुरू हुआ यह विवाद मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गया और देखते ही देखते बीएचयू परिसर रण क्षेत्र बन गया। उग्र छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। छात्र कपड़े से अपना मुंह ढके हुए थे और सुरक्षा कर्मियों पर दनादन पत्थर फेंक रहे थे। चालू है। बवाल बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने भी पलटवार किया और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि वहां कई थानों से पुलिस वालों को बुलाना पड़ा। बीते रात कुछ समय के लिए जंग के मैदान जैसे हालात हो गए। कुछ समय के लिए सुरक्षा कर्मी और छात्र जो है वो आमने सामने हो गए। तनाव को देखते हुए पूरे बीएचयू को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में इंडिगो की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। आज इंडिगो एयरलाइंस की 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से 38 और हैदराबाद में 13 उड़ानें रद्द हो गई हैं। पायलट की कमी और तकनीकी खराबी के चलते ये उड़ानें रद्द की गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने बयान जारी कर इस बारे में ये जानकारी दी है। उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर यात्री परेशान दिखाई दिए हैं। तो मुंबई, दिल्ली समेत कई राज्य जहां पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद पर खुलकर बयानबाजी की। उन्होंने जिहाद को मुल्क के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद आखिर क्या है। मौलाना मदनी ने जिहाद पर जोर देते हुए कहा कि स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है। जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द है। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है। दूसरी बात, देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है। मौलाना मदनी ने जिहाद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग जिहाद को गाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं वे इस्लाम के शत्रु हैं। देखिए, जिहाद को लेकर दिए गए मौलाना महमूद मदनी के बयान पर विवाद तो होना ही था। बीजेपी नेताओं ने मौलाना मदनी को आड़े हाथों लिया और उन्हें देश छोड़कर चले जाने की बात तक कही है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना वही भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेसी बोलते हैं। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें इस्लामिक देश में भेजने की नसीहत दे डाली। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब मौलाना मदनी के बयान पर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक बड़ा हादसा हो गया। कोयम्बटूर के पोलाची में चलती कार में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। कार के इंजन से पहले धुआं निकला और फिर कुछ सेकंड के अंदर ही कार में भयंकर आग लग गई। भयानक आग को देखकर सड़क से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए और किनारे पर वाहन रोककर खड़े हो गए। हादसा कोयम्बटूर के पोलाची में हुआ, जहां प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी कार चलाकर दफ्तर से घर लौट रहा था। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले कर्मचारी को उतरने का समय मिल गया। फायर फाइटर्स भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा। एसआईआर पर चर्चा को लेकर कल ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सुलह हो गई थी, लेकिन विपक्ष ने आज एक नए मुद्दे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का तरीका वही था, लेकिन आज मुद्दा बदल गया। अब तक एसआईआर पर आवाज उठाने वाले विपक्ष आज नए श्रम कानून के खिलाफ हुंकार भर रहा था। प्रदर्शन की अगुवाई खुद सोनिया गांधी कर रही थी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ खड़े थे। श्रम कानून के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका पीछे खड़े नजर आए।
सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो 29 लॉज जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं मजदूरों को, तो प्रदर्शन का जो दायरा है, जो श्रम कानून है, उसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि सदन के भीतर इस मुद्दे पर सरकार को चर्चा करवाना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि नए लेबर कोड के जरिए मजदूरों का हक छीना जा रहा है। हालांकि जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो शांति का माहौल रहा और इस मुद्दे पर अंदर कोई हंगामा नहीं हुआ। संसद परिसर में कुत्ता लाने का मामला आज भी सुर्खियों में रहा। चर्चा है कि राज्यसभा में रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अभी तक तो सिर्फ ये कुत्ता ही विवाद की जड़ था, लेकिन रेणुका चौधरी जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, उस पर भी विवाद बढ़ रहा है। रेणुका चौधरी से जब विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर सवाल हुआ तो उनका जवाब सुनिए। क्या जवाब देंगी इनको आप? क्या जवाब देंगी इनको आप? रेणुका चौधरी कह रही हैं कि देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ उनका कुत्ता ही नजर आ रहा है। यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है। वफादारी के बारे में ये क्या जाने। रेणुका चौधरी ने कहा कि जो लोग किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार देते हैं, उन्हें कुत्ता देखकर तकलीफ हो रही है। यूपी के बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन का बुलडोजर सूफी टोल इलाके में एक्शन के लिए पहुंचा। लगातार दूसरे दिन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐवान फरहत और गुड मैरिज हॉल की इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बरेली के सूफी टोला इलाके में दोनों बारात घर का निर्माण अवैध जमीन पर किया गया था, इसीलिए प्रशासन ये एक्शन लिया। किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए इलाके में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। जिन बारात घरों पर बुलडोजर चला, उसके मालिक मौलाना तौकीर रजा और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। बारात घर के मालिकों को पहले से नोटिस दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यूपी के हापुड़ में नगरपालिका कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान पर बनाई। सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक युवक घायल हो गया। क्योंकि सड़क पर जाते समय वो युवक स्कूटर समेत करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। आसपास के लोगों को इस बात का पता तब चला जब गड्ढे में गिरे युवक ने शोर मचाया। जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और फिर उसे बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्कूटर और उस युवक को बाहर निकाला गया। लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और लापरवाह ठेकेदार और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने एसआईआर को सियासी मुद्दा बना लिया है। ममता कई बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर रोकने की मांग कर चुकी हैं। इससे पहले कल ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि मृतक परिवार को सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, जबकि ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से बीमार हुए लोगों को 1 लाख की मदद की जाएगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में कभी सफल नहीं हो सकती। যতই চেষ্টা করো বিজেপি বাংলা দখল করার দুরস্ত এসআইআর করে তোমরা নিজেদের কবর খুঁড়েছো এবং জেনে রেখে দাও মানুষ তোমাদের সমর্থন করে না, করছে না। বিহার আলাদা, বাংলা আলাদা। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर कराने की मंशा के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राइमरी टीचर्स को लेकर आज एक बड़ा फैसला आया। कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 2023 के शिक्षक भर्ती फैसले को पलटते हुए नियुक्तियां बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। ये फैसला न सिर्फ टीचर्स के लिए अहम है, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी उबाल लाने वाला है, क्योंकि 12 मई 2023 को तत्कालीन जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की बात कहते हुए यह आदेश जारी किया था। इसके बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने करीब 1 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अभिजीत गंगोपाध्याय जी जब जस्टिस बन के कुछ बोला था, तुरंत बाद में उन्होंने कोई पार्टी में ज्वाइन कर लिया, भाजपा में ज्वाइन कर लिया।
तो उनका जो राय था, उनका जो वर्डिक्ट था, ये इम्पार्शियल हो नहीं सकता। कुछ महीने बाद राज्य में चुनाव है। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी भी इस फैसले से खुश हैं। मालदा जिले की एक रैली में ममता बनर्जी स्टेज पर पारंपरिक ढोल बजाते नजर आई। फैसला पलटते हुए कोर्ट ने कहा कि कुछ नियुक्तियों में गड़बड़ियां थी, लेकिन हाईकोर्ट को नहीं लगता कि इस वजह से सभी की नौकरियां रद्द की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि 9 साल की सेवा के बाद नौकरी समाप्त होने से प्राथमिक शिक्षकों और उनके परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अक्सर चोरों को लगता है कि एटीएम में हमेशा पैसा भरा रहता है, इसीलिए जब एटीएम को तोड़ नहीं पाते तो फिर वो उसे उठा कर ले जाते हैं और जब खोलते हैं तो हाथ खाली रह जाते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में चोरों ने एटीएम मशीन से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब मशीन नहीं खुली तो एटीएम को ही कंधे पर उठा लिया और 200 मीटर तक पैदल चलने के बाद एटीएम मशीन को गाड़ी में लादकर फरार हो गए। इस वारदात को अंजाम देने के लिए 3 चोर आए थे, 1, 2 और 3। सीसीटीवी की नजर से बचने के लिए सबसे पहले एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन को काटा। हालांकि तब तक डीवीआर में उनकी तस्वीर रिकॉर्ड हो चुकी थी और एटीएम मशीन ले जाते वक्त भी बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी करतूत कैद हो गई। बताया जा रहा है कि इस एटीएम मशीन में सिर्फ 1 लाख रुपए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन तीनों चोरों की तलाश में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। राजनाथ सिंह वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता मार्च को संबोधित कर रहे थे। दरअसल राजनाथ सिंह ने दावा किया कि नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहनों भाई, इधर कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के बयान को मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। एसआईआर और बीएलओ की मौत पर सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में राजनाथ सिंह का ये बयान सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में हाईवे पर उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक ड्राइवर ने 3 टायर पर कार दौड़ा दी। ये खौफनाक मंजर कई किलोमीटर तक देखने को मिला। हाईवे पर 3 टायर पर दौड़ती कार को देखकर लोगों की सांसें अटक गई। सड़क पे रगड़ खा रहे ड्रीम की आवाज से लोग दहशत में आ गए। आसपास चल रहे वाहन वालों ने कार रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दी और कार दौड़ाता रहा। दरअसल कार के ट्रिम में कुछ दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से टायर निकलकर लटक गया, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। कई किलोमीटर तक 3 टायर पर हाईवे पर कार दौड़ती रही। सोचिए, अगर कोई कार की चपेट में आ जाता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ड्राइवर पर नशे में धुत होने का आरोप लगा है। भारत ने आत्मनिर्भरता का एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई इजेक्शन सीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सही तरीके से जेट का ऊपरी हिस्सा टूटा, पायलट समेत सीट निकली और कुछ फीट ऊपर जाते ही पायलट का पैराशूट भी खुल गया। और इस तरह से डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में तेजस विमान की इमरजेंसी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। जिस वक्त ये टेस्ट किया गया उस वक्त विमान की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारत अब कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी तकनीक है। अब भारत को विदेशी कंपनियों से महंगी इजेक्शन सीट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता की बड़ी सफलता बताया। आपको याद होगा 21 नवंबर को दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इस हादसे में विंग कमांडर नामांश सयाल शहीद हो गए। बात गुजरात की, जहां भावनगर में एक कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद कई बच्चों की जिंदगी खतरे में आ गई। दरअसल जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी वहां 10 से 15 अस्पताल थे।
आग लगने के बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर बने अस्पतालों में आग और धुएं का कब्जा हो गया। हालत इतनी खराब हुई कि अंदर से बाहर निकलने के लिए लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। तब आसपास के लोग मसीहा बने। लोगों ने सीढ़ियां लगाकर धीरे धीरे अस्पताल में भर्ती बच्चों को सही सलामत निकालने का काम किया। ऐसे कुल 15 से 20 नवजात बच्चे थे जिन्हें लोगों ने निकाला। आग की वजह से बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। उन्हें फौरन वहां से शिफ्ट कर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बिहार के रोहतास में आज दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुस आया। आसपास के लोग अचानक तेंदुए को देखकर दहशत में आ गए। तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेंदुआ कभी इधर भागता तो कभी उधर। इस बीच कुछ लोग तेंदुए को छत से पत्थर मारते भी देखे गए। गुस्साए तेंदुए ने लोगों पर हमला भी कर दिया, जिसमें 2 युवक घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं वन विभाग को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जा सका है। फिलहाल वन विभाग तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने मवेशियों, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखें, घर के बाहर ना निकलें। समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है और ये सब कुछ आने वाले 2 साल के भीतर होने वाला है। खबरें हैं कि 2 साल के अंदर भारत समंदर में अपनी पनडुब्बियों की ताकत दोगुनी करने जा रहा है। अभी भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस 2 सबमरीन हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। लेकिन नेवी चीफ ने बताया है कि देश की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर ताकत वाली सबमरीन आईएनएस अरिदमन अपने ट्रायल के आखिरी स्टेज में है। भारत को 2026 में ही तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी मिलने वाली है। खबरें ये भी हैं कि अगले साल 2027 में एक और पनडुब्बी समंदर में उतारी जाएगी। आईएनएस अरिदमन को एसएसबीएन की श्रेणी में रखा जाता है। एसएसबीएन यानी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, यानी वो सबमरीन जिसमें मिसाइल दागने की क्षमता हो। आईएनएस अरिदमन का वजन करीब 7000 टन है, लंबाई 130 मीटर। इसमें 3500 किलोमीटर की रेंज वाली एडवांस K4 मिसाइलें लगी होंगी। भारत की दूसरी सबमरीन्स पे 4 जगह मिसाइलें लगाने की जगह होंगी। कहा यह जा रहा है कि आईएनएस अरिदमन में 8 जगहों पर यह सुविधा होगी। इस खबर से चीन और पाकिस्तान उबर पाए, उससे पहले यह भी आपको मैं बता दूं कि रूस से भी एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन भारत आने वाली है, जो 10 साल तक हमारे पास ही रहेगी। तो एबीपी रिपोर्ट में तमाम खबरें आपने देखी और भी खबरें आपको आगे दिखाएंगे। कल फिर लौटेंगे एबीपी रिपोर्ट में। फिलहाल आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।